हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम्स के हिंदी के प्रैक्टिस सेट की। और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो कि इसका प्रैक्टिस सेट चल रहा था। प्रैक्टिस सेट नंबर 15 तक हो चुका है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 होगा, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन इसके बात करने वाले। ठीक है, हम बता दें वीडियो एग्जाम में 50 क्वेश्चन जीएस, 50 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। तो इसमें 50 क्वेश्चन जो है उसका डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। इसके पहले का जो वीडियो हो चुका है, आप लोग चैनल पेज पर जाइए, आपको उसका जो है वीडियो मिल जाएगा, आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें। 1 से 4 तक जो क्वेश्चन है वो गद्यांश से पढ़कर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो गद्यांश को पढ़िएगा और हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पूछा गया है कि धन की पूजा से क्या अभिप्राय है, और ये हमें गद्यांश से क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, तो इस गद्यांश से अगर हम देखें क्वेश्चन का इसका आंसर, तो इसका आंसर बी पार्ट बनता है। धन की पूजा से क्या अर्थ होता है, तो धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है। ये इस गद्यांश के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर हम बताएं तो गद्यांश के हिसाब से पहला इसका क्वेश्चन हो जाएगा डी पार्ट। जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है वो क्या होता है, संसार में उसकी मनुष्य की पूजा होती है। ठीक है, तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश का जो है उचित शीर्षक क्या होगा। इस गद्यांश के उचित शीर्षक बताना है। तो अगर आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो गद्यांश जो निकल के आएगा शीर्षक, वो निकल के आएगा धन और मनुष्यता। इसमें धन और मनुष्य के बारे में बात किया गया, तो राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनकी प्रतिष्ठा कम हुई इनमें से। तो किनकी प्रतिष्ठा कम हुई, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। जिन्होंने जीवन का उद्देश्य रुपया बटोरना समझा है, उनकी जो है प्रतिष्ठा क्या हुई है, कम हुई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से लघु स्वर कौन कौन सा है। इसमें से लघु स्वर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लघु स्वर किन्हें कहते हैं। तो लघु स्वर जिन स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगती हो उसे लघु स्वर कहा जाता है। अब इसमें अगर देखा जाए तो कौन कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा सी पार्ट। ठीक है, छोटा आ, इसमें एक मात्रा लगती है। बाकी ये जितने ऑप्शन दिए गए हैं सब दीर्घ स्वर वाले दिए हैं। इसके अलावा और कितने लघु स्वर हैं, तो छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और री है। तो इस तरीके से ये 4 वर्ण जो है ये क्या है, ये लघु स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा ये 4 वर्ण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उदाहरण है इनमें से। ठीक है, तालु से होता है, ये बताना है कौन से व्यंजन का उच्चारण जो है तालु से होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ताल से उच्चारण होने वाला जो वर्ग है वो चा वर्ग है। ठीक है, चा वर्ग में कौन कौन सा आता है, तो चा, छ, ज, झा, ये सब क्या होते हैं, तालु से उच्चारण होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तालु से उच्चारण होने वाले कौन से हो जाएगा, छा, यानी कि छा हो जाएगा और सी पार्ट में दिया गया। अगला प्रश्न, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है इसमें से। तो इनमें से अगर देखा जाए कंठ ताल का तो डी पार्ट हो जाएगा। ए जो होता है ये अ जो लिखा है इसका उच्चारण स्थान कंठ ताल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। यानी कि जो व्यंजन वर्ग दिया गया है का से, का, खा, गा, घा, का, खा, गा, घा, ये सब जो दिए गए हैं ना, तो इसमें जो पहला अक्षर क्या है, का है, दूसरा अक्षर खा है, तीसरा अक्षर गा है, चौथा अक्षर गा है, घा है। तो इस तरीके से पहला दूसरे में बताना कि कौन कौन सी महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं व्यंजन वर्ग में। तो इसमें अगर देखा जाए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो दूसरा और चौथा जो ध्वनि होती है, दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है हर वर्ग का, वो क्या होता है, वो महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, दूसरा और चौथा। यानी इसमें का और गा ये दोनों क्या है, ये महाप्राण ध्वनिया के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन समूह से है। इसका आंसर क्या होगा, स्पर्श व्यंजन की बात कर रहा है इसमें से, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे, इसमें स्पर्श व्यंजन जो है वो का, चा, पा और दा आता है। तो इसमें आंसर इसका जो होगा वो सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन कौन सा है। तो योग ऋण शब्द क्या होता है, योग ऋण शब्द उन्हें कहते हैं जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए जो है प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहा जाता है। जैसे अगर हम इसमें अगर एक अगर हम उदाहरण लेते हैं तो जैसे कि जलज है। ठीक है, तो जलज क्या है, जलज किन किन जो है शब्दों से बना है, तो जल
प्लस जा, ये दो शब्दों से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला। ठीक है, जलज का अर्थ क्या होता है? जल में जन्म लेने वाला है। परंतु इसके कई अर्थ निकलते हैं, जैसे कि जलज का अर्थ कमल भी होता है, मोती भी होता है, शंख भी होता है, चंद्रमा भी होता है, मछली भी होता है। क्योंकि जल में कमल भी होता है, जल में मोती होता है, शंख होता है, मछली होता है और चंद्रमा जो है उसमें जल, जब चंद्रमा निकलता है तो वो ऐसा प्रतीत, ताल में देखेंगे तालाब में तो उसमें जल लगेगा कि चंद्रमा उसमें है। ठीक है, लेकिन अगर जलज का शब्द देखा जाए तो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कमल के लिए प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है, जलज का अर्थ क्या? कमल के लिए प्रसिद्ध हुआ है। तो इस तरीके से जलज जो शब्द है एक तरीके से योग रूढ़ हो जाएगा। अब आई थिंक योग रूढ़ जो शब्द कोई भी पूछा जाएगा तो आप इसको निकाल सकते हैं। यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो ऑप्शन किस में सही है, तो ऑप्शन ए पार्ट इसका सही है। गिरधर जो दिया गया है वो क्या है? वो एक योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसका अगर हम अर्थ निकालेंगे तो गिरधर मीन्स गिर, गिर अर्थात पर्वत। ठीक है, तो गिर अर्थात पर्वत और धर मीन्स धारण करने वाला। तो पर्वत को धारण करने वाले कौन होते हैं, किसको कहा जाता है? तो श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो एक इसका ये तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो इस तरीके से इस गिरधर क्या हो जाएगा? गिरधर योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, गिरधर क्या हो जाएगा? गिरधर योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ए पार्ट राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप योग रूढ़ शब्द निकाल सकते हैं। और अक्सर देखिएगा योग रूढ़ शब्द वही होंगे जो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास में यही होता है कि वो क्या होते हैं, एक तीसरा अर्थ उनसे निकलता है। तो जो बहुव्रीहि समास होगा जिसका उदाहरण वो योग रूढ़ शब्द होगा ही होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद बताना है। इनमें से क्या होगा राइट आंसर? तो गीतांजलि का संधि विच्छेद की बात करें तो डी पार्ट जो है गीत प्लस अंजल, इसका जो है संधि विच्छेद होता है और ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी शब्द में समास की बात करें तो इसमें द्विगु समास आएगा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। द्विगु समास की परिभाषा क्या है? प्रथम पद जो हो वो संख्यावाची हो। ठीक है, प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची हो, प्लस द्वितीय पद संज्ञा हो। ठीक है, द्वितीय पद क्या हो? संज्ञा हो, और समस्त पद जो है समूह का क्या है? बोध कराए। तो वो क्या होता है? वो द्विगु समास के अंतर्गत आता है। तो इसमें अष्टाध्यायी में क्या है? पहला जो पद है वो 8 यानी अष्ट दिया है, अष्ट मीन्स 8, तो एक संख्या आ रहा है, तो इस तरीके से द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यर्पण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रत्यर्पण शब्द में अगर हम बात करेंगे तो इसमें उपसर्ग जो लगता है मूल शब्द के पहले लगता है, तो इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। बैठक में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय जो होता है मूल शब्द के बाद लगता है। तो बैठक में अगर देखा जाएगा तो का शब्द जो है क्या लगा हो? प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, का प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप क्या होता है? नया का तत्सम रूप होता है नव्य। ठीक है, क्या होता है? नव्य होता है, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। अगला प्रश्न है कपाट का तद्भव क्या होता है? कपाट का तद्भव बताना है, क्या होता है? कपाट का तद्भव होता है किवाड़, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें से देशज है? ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द देशज है। तो देशज की अगर हम बात करें तो देखिए इस तरीके से, देशज किसको कहते हैं? जिसकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो परंतु वो प्रचलन में हो, इस शब्द को देशज शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण कौन कौन से हैं? तो लोटा है, कटोरा है, ये सब देशज शब्द हैं। ठीक है, इनकी उत्पत्ति का पता नहीं है और ये यूज में भी है। डिबिया हो गया, खिचड़ी है। ठीक है, और इसके अलावा पगड़ी है। ठीक है, पगड़ी के अलावा इसमें चिड़िया है, जूता है और लाठी है, ये सब क्या आते हैं? देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो करेक्ट आंसर आपके इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी पार्ट है, लाठी शब्द क्या है? देशज है। ठीक है, लाठी शब्द क्या है? देशज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें से विदेशी है? तो विदेशी शब्द की अगर हम बात करें तो अरबी, फारसी, अंग्रेजी या अन्य किसी भी दूसरे की देश की भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया जाता है उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। अब जैसे इरादा शब्द, इरादा, इशारा, चश्मा, डॉक्टर, हॉस्पिटल, बम, इलाज, ये सब क्या है? ये सब विदेशी शब्द हैं। ठीक है, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है? विदेशी शब्द में देखा जाए तो कूपन शब्द एक इंग्लिश शब्द है जिसका हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए विदेशी शब्द हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिन संज्ञाओं के एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? इसमें से सर्वनाम की बात करेंगे तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे वह, यह, वह सब, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम है। तो आंसर आपका क्या? डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द क्या है? तो विशेषता बताए जो शब्द वो विशेषण होता है, जैसे कि आयत लोचना, तो ये एक प्रकार का विशेषण शब्द है, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है इसमें से? तो प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें, पढ़ना, चलना, देना, ऐसा प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता। इसमें लिखवाना जो है एक प्रेरणार्थक क्रिया होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से अव्यय क्या है? इसमें से अगर देखा जाए अव्यय शब्द की, तो मानव शब्द जो है ये अव्यय के अंतर्गत आता है। ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, मूल कारक के उसके मूल रूप से, मतलब क्या कहते हैं, उसका मूल अर्थ जो है उसका चेंज ना हो, या वो फिर कन्वर्ट ना हो किसी लिंग के कारण, वचन के कारण, तो वो एक अव्यय होता है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी पार्ट, मानो। ठीक है, परंतु ये सब अव्यय आते हैं। आग शब्द का पर्यायवाची पूछा गया अगले क्वेश्चन में, तो इसमें हो जाएगा आंसर वैश्वानर। वैश्वानर जो होता है आग का पर्यायवाची होता है। और इसके अलावा अन्य शब्द होता है अग्नि, अनल, पावक, कृषाण। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब आग के अन्य पर्यायवाची हैं। ठीक है, कृषाण हो गया। इसके बाद दहन, ये भी आग का पर्यायवाची है। ज्वलन, ठीक है। धूमकेतु, ये सब आग के पर्यायवाची हैं। धूमकेतु के अलावा हुताशन आग का पर्यायवाची है। ठीक है, हुताशन और ज्वाला, ये सब क्या है? ये आग के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, उद्यम का विलोम, उद्यम शब्द का विलोम क्या होता है? उद्यम का विलोम क्या होता है? उद्यम के विलोम की बात करेंगे तो आलस्य होता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसके लिए एक शब्दों में क्या सही क्या कहते हैं? तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसको अतीन्द्रिय कहते हैं। आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। लोभ और लोम शब्द का युग्म का सही अर्थ बताना है। लोभ मीन्स क्या होता है? लोम का क्या अर्थ होता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है? तो लोभ मीन्स होता है लालच। ठीक है, लोभ मीन्स क्या होता है? लालच। और लोम मीन्स होता है रोम। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द अनेकार्थक श्रेणी का नहीं है इनमें से? तो इसमें से अगर देखा जाए तो दूध शब्द जो आता है ये अनेकार्थक श्रेणी का नहीं होता। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी शुद्ध, इसमें से क्या जो है वर्तनी रूप से, शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, यानी और बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर शुद्ध रूप से देखा जाए तो निरपराधनी जो लिखा हुआ ये सही रूप से लिखा, तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अभ्यांतरिक जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। अभ्यांतरिक कैसे लिखा जाता है? इसमें या बड़ा किया गया है, जो कि ये गलत है। ठीक है, या बड़ा नहीं होता इसमें, बाकी और सारे सही हैं। इसमें सिर्फ अभ्यांतरिक होता है, यानी कि या जो है बड़ा नहीं होता। अत्याधिक में क्या है? या इसमें भी या बड़ा है, तो इसमें भी या बड़ा नहीं होता। इसमें अत्यधिक में या पे बड़ा का मात्रा नहीं होता, और इस तरीके से लिखा है अत्यधिक। ठीक है। निरोग जो लिखा हुआ ये भी गलत है। नी पर छोटी ई की मात्रा, जो कि गलत है। नी पर बड़ी ई की मात्रा होना चाहिए। तो ये इस तरीके से सही होता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, यानी कि गलत कौन लिखा हुआ है इनमें से? तो इसमें से गलत वर्तनी की बात करेंगे तो द्वारिका जो लिखा हुआ है ये गलत है। ठीक है, द्वारिका क्या है? गलत है, बाकी सारे सही हैं। द्वारिका नहीं होता, यहाँ पे द्वारका होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संबोधन कारक का परसर का क्या है? तो संबोधन कारक का परसर इसमें देखेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा। भो, भो शब्द क्या है? संबोधन कारक का परसर है। ठीक है। कर्ता का कारक का परसर क्या होता है? परसर ने होता है। ठीक है। अपादान का क्या होता है? से अलग होने की अर्थ में। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग वाचक शब्द बताना, इसमें से कौन सा पुल्लिंग है? तो इसमें कैमरा शब्द जो होता है पुल्लिंग होता है, बाकी सारे पुल्लिंग नहीं होते। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द बताइए। स्त्रीलिंग की अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो डोर शब्द जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। शिक्षक का बहुवचन क्या होता है? शिक्षक का बहुवचन की बात करेंगे तो डी पार्ट है। शिक्षक गण क्या होता है? शिक्षक गण। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वह काल कौन सा काल होता है? उस काल को क्या कहा जाता है? एक तरीके से परिभाषा दे गया तो उसको कहते हैं संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, जिस क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का वो हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में वाच्य कौन सा है? अब देखिए, वाच्य के प्रकार के बारे में पिछले वाले प्रैक्टिस सेशन में डिटेल में बताया हुआ। ठीक, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के बारे में आप लोग उसको जरूर देखिएगा, आपको वाच्य समझ में आ जाएगा। इसमें आंसर बताइए क्या होगा? फटाफट आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, भाववाच्य है। ठीक है। अगला प्रश्न, आचार्यों ने कहा है कि हिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए, कौन सा वाक्य भेद है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये मिश्र वाक्य है। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द इसमें बताना है, कौन सा गलत लिखा हुआ है? तो परमार्थ जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा है। ठीक है, परमार्थ को हम इस तरीके से लिखते हैं जो कि इसमें गलत लिखा हुआ, बाकी सारे सही हैं। पाद बिंदु कौन सा है इनमें से? पाद बिंदु की बात करेंगे तो जो बी पार्ट में लिखा हुआ है बिंदु, ये पाद बिंदु कहलाता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है बदनाम करना। ठीक है, क्या होता है? बदनाम करना। मूंग की दाल खाने वाले को अर्थ क्या होता है? मूंग की दाल खाने वाले को कहते हैं कमजोर।
ठीक है, कमज़ोर। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। 8 कनौजिया 9 चूहे, इसकी लौकिक है, इसका अर्थ क्या होता है। 8 कनौजिया 9 चूहे का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अलगाव की स्थिति जहाँ होगी, यानी 8 कनौजिया 9 चूहे यानी कि अलगाव की स्थिति उसको कहेंगे। आंसर सी पार्ट, जहाँ पे अलगाव की स्थिति होगी वहाँ पे ये लोकोक्त प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकोक्त चुनिए। कौन सा लोकोक्त है, कौन सा मुहावरा, ये बताना है। अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तूती बोलना। इसमें से अगर लोकोक्त की बात करेंगे तो सी पार्ट में जो लिखा हुआ है ये लोकोक्त है, बाकी सारे क्या है, मुहावरा है। ठीक है, मूल की शब्दाभिव्यक्ति का क्रम ज्यों का त्यों का अनुवाद कहलाता है, क्या कहलाता है, तो उसको कहा जाता है शब्दानुवाद। क्या कहते हैं, शब्दानुवाद कहते हैं। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है। पश्चिमी हिंदी की अगर बात करें तो पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं, 5 बोलियां। कौन कौन सी हैं, खड़ी बोली है, ठीक है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है, ये सब जो है पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये सब कहाँ की हैं, ये सब पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा और बुंदेली, ठीक है, कन्नौजी, ये 5 प्रकार की बोलियां हैं जो कि आती है। इसमें से कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी में शामिल है, तो बी पार्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, हेरिटेज के लिए सही सटीक अनुवाद क्या है। हेरिटेज को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हेरिटेज को विरासत कहा जाता है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। जिंदगी नामा के लेखक कौन है। जिंदगी नामा के लेखक कौन है, कृष्णा सोबती इसके लेखक हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से भक्तिकाल का कवि कौन है। इनमें से भक्तिकाल के कवियों की बात करें तो कबीर जो थे भक्तिकाल के कवि थे। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। आचरण की सभ्यता, ये जो है किसका निबंध है, निबंध एक प्रकार का, किसके द्वारा लिखित है, तो ये सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यामा जो है किसकी रचना है, यामा पुस्तक की रचनाकार का नाम क्या है, तो उनका नाम है महादेवी वर्मा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिसकी नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो वीडियो आज का एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।